Today we are going to discuss hemostasis. Hemostasis means blood clotting. जो hemostasis है वो ग्रीक के दो वर्ड्सों से मिलकर के बना हुआ है. सबसे पहला है हीम और सेकंड है स्टेसिस, जिसमें हीम का मतलब होता है ब्लड. हीम का मतलब क्या है? ब्लड. स्टेसिस मीन्स होता है स्टॉपेज. इट मीन्स hemostasis क्या है? It is a physiological process in which stoppage of blood from site of injury, यानी जो साइट या हमारी बॉडी में जो टिश्यू, जो सेल्स, जो ऑर्गन इंजर्ड हुए हैं उनके अंदर से जो ब्लड का लॉस हो रहा है यानी ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है, उसको रोकने की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको रोकने की जो प्रक्रिया है उसे हम हीमोस्टेसिस कहते हैं. तो हीमोस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर 3 फेजेस में कंप्लीट होती है. जो हीमोस्टेसिस है उसके कितने फेज होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? 3. कौन कौन से स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस? हीमोस्टेसिस में बेसिकली 3 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है वैसोस्पाज्म. क्या है? वैसोस्पाज्म. दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट प्लग. और तीसरा है ब्लड क्लॉटिंग. ये जो तीनों स्टेप हैं ये हीमोस्टेसिस के स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहला है वेस्कुलर स्पाज्म या वैसोस्पाज्म. इसका मतलब होता है वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन. इट मींस सबसे पहले किसी भी इंजर्ड साइड में जब भी कोई इंजरी होती है यानी उस इंजर्ड साइड में उस जगह पर वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो लॉस ऑफ ब्लड है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाता है. हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर वैसोस्पाज्म करने में मसल्स काम करती हैं. उन मसल्स को हम स्मूथ मसल्स कहते हैं. तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं वो 2 तरीके की होती हैं. कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके. स्मूथ मसल्स. जो स्मूथ मसल है वो कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की. कौन कौन सी? सबसे पहली है सर्कुलर और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल. पहली कौन सी है? सर्कुलर. दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल. ये जो सर्कुलर मसल्स हैं इनका जो फंक्शन है वो क्या है? ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये किसी भी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में या उसके साइज को घटाने में मदद करती हैं. तो क्या करती हैं ये? कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स. ये क्या करती हैं? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं. ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की वजह से ये ब्लड के लॉस को रोक देती है, जिसमें आती हैं स्मॉल वेसल्स. जिसमें स्मॉल वेसल्स आती हैं. स्मॉल वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज, आर्टरियोल्स, वेन्यूज, ये सभी स्मॉल वेसल्स के अंतर्गत आती हैं. नेक्स्ट जो लॉन्गिट्यूडनल लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर या लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो इंजर्ड एरिया के सराउंडिंग टिश्यू में किसी भी वेसल को बैक कर लेती है या हम कहें उनको पैक कर लेती है, जिससे ब्लड लॉस कम होता है या फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाता है. तो क्या करती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल? क्या करती हैं? इट बैक द वेसल्स इनटू सराउंडिंग टिश्यू. सराउंडिंग टिश्यू के अंदर ये वेसल्स को बैक कर लेती है, जिससे ब्लड का जो लॉस है वो कम होता है. ये किस जगह होता है ये काम? ये लार्ज आर्टरीज में होता है या हम कहें लार्ज वेसल्स में. ये जो काम है वो कहाँ होता है? लार्ज वेसल्स. तो हमने क्या देखा? जो स्मूथ मसल्स हैं उन्हीं की सहायता से
वैसोस्पाज्म होता है। ये दो तरह की होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या करती हैं, किसी भी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। जो स्मॉल वेसल्स जैसे आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, इनमें होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, किसी भी वेसल को बैक यानी सराउंडिंग टिश्यू में अंदर धसा लेती हैं या बैक कर लेती हैं, जिससे ब्लड का लॉस रुकता है। ये लार्ज वेसल्स में होता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स और अदर जो लार्ज वेसल्स। ठीक है, तो ये था वेस्कुलर स्पाज्म। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। जो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं जिनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। जब भी किसी भी इंजर्ड साइट के पास में हमारी प्लेटलेट्स पहुंचती हैं तो वहाँ के कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज हो जाते हैं, जिनसे ये प्लेटलेट अटैच होकर के ब्लड क्लॉट बना लेती है। तो इस तरीके से प्लेटलेट का प्लग बनता है, जिसे हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस भी कह देते हैं। उसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो कैस्केड थ्योरी के थ्रू हम पढ़ते हैं। जो ब्लड क्लॉट है वो किसके थ्रू पढ़ते हैं हम, कैस्केड थ्योरी के थ्रू। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि ब्लड क्लॉटिंग एक दूसरे फैक्टर के, जैसे कि हमने देखा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो ब्लड क्लॉट करते हैं, तो उन फैक्टर्स को एक्टिवेट करने का काम कैस्केड थ्योरी के अंदर स्टडी उसकी हम करते हैं। ठीक है, तो कैस्केड थ्योरी में क्या बताया गया है कि एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे ही सीरीज ऑफ एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ये था स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। अब इन स्टेप्स को हम एक फ्लो चार्ट से या रे डायग्राम से इसको समझ सकते हैं किस तरीके से ये वेस्कुलर स्पाज्म, ब्लड क्लॉटिंग और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी किसी ब्लड वेसल में इंजरी होती है, क्या हुआ, इंजरी टू ब्लड वेसल्स। जब भी किसी भी ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है तो वहां पर उपस्थित जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स एक्सपोज्ड होती हैं। तो क्या होगा, एक्सपोजर टू कोलेजन फाइबर्स। जो हमारी कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक्सपोजर होता है उनका, वो निकलती है। जैसे ही एक्सप्लोजन होता है यानी एक्सपोजर होता है कोलेजन फाइबर्स का, हमारी प्लेटलेट्स बोन विल्ब्रांड फैक्टर, एक फैक्टर है जिसका नाम है बोन विल्ब्रांड फैक्टर, उसकी उपस्थिति में प्लेटलेट्स हमारी इंजर्ड एरिया से प्लग होने लगती हैं यानी जुड़ने लगती हैं। तो किसकी उपस्थिति में होता है ये काम, बोन विल्ब्रांड फैक्टर। ये जो बोन विल्ब्रांड फैक्टर है वो क्या करता है, प्लेटलेट्स को जोड़ने का काम करता है कोलेजन फाइबर्स से। तो क्या काम होगा अब नेक्स्ट, प्लेटलेट adhere to collagen fibers। जो प्लेटलेट्स हैं वो कोलेजन फाइबर से अधेयर हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। जैसे ही प्लेटलेट्स कोलेजन फाइबर से जुड़ जाएंगे तुरंत अगला काम होगा एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। क्या काम होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी तो उन प्लेटलेट्स में से कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट होंगे, यानी उनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो ऐसे केमिकल सीक्रेट करेंगे जिससे हमारी आसपास की जो सेल्स हैं कुछ अदर केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन, एडीपी और थ्रोम्बोएक्सिन A2 ऐसे कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करके हमारी इस हीमोस्टेसिस को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या होगा, सबसे पहला सीक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन, सीक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन होगा। सेरोटोनिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है, ये सेरोटोनिन क्या है, एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है ये, वैसो
कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट उसके बाद में जब एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट हो जाता है तो वहां की जो आसपास की सेल्स हैं, एंडोथेलियम सेल्स हैं, वो एडीपी का सीक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं? एडीपी सीक्रेशन। ये एडीपी क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। साथ ही एडीपी सीक्रेशन के साथ में और क्या होता है? थ्रोम्बो एक्सिन A2। इन केमिकल्स का सीक्रेट होता है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स एग्रीगेट होने लगती हैं। जो इंजर्ड साइट है उस जगह प्लेटलेट इकट्ठी होने लगती है इन द प्रेजेंस ऑफ PAF, यानी प्लेटलेट एक्टिवेट फैक्टर। किसकी उपस्थिति में? प्लेटलेट एक्टिवेट फैक्टर की उपस्थिति में क्या होगा? प्लेटलेट्स जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होंगी? प्लेटलेट्स इज एग्रीगेटेड। जो प्लेटलेट्स है वो एग्रीगेट होने लगेंगी, यानी एक जगह इकट्ठी होने लगेंगी, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होगा। नेक्स्ट उसी के साथ में तीसरा जो काम है वो होगा फॉर्मेशन ऑफ, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये ऐसा एक्टिवेटर होता है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या होगा फिर? ब्लड क्लॉटिंग। ये हमारी मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस, जिसमें सबसे पहले इंजर्ड जो एरिया है वहाँ की ब्लड वेसल्स में एक्सपोजर ऑफ कोलेजन फाइबर्स होता है। जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो एक्सपोज होती हैं, जो कि बोन रिवार्ड फैक्टर की प्रेजेंस में प्लेटलेट्स अधेयर होने लगती हैं, यानी जुड़ने लगती हैं हमारे कोलेजन फाइबर्स से। उसके बाद में नेक्स्ट जो काम है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेट होने लगती है। प्लेटलेट एक्टिवेशन होने की वजह से सीक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन होता है। क्या होता है? सीक्रेशन ऑफ सेरोटोनिन, जिससे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इसे हम कहते हैं स्टेप 1। क्या हुआ ये? स्टेप 1। पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद में सेकंड है एडीपी सीक्रेशन। फिर क्या होता है? जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट होता है तो एडीपी सीक्रेट होती है, थ्रोम्बोएक्सिन A2 सीक्रेट होता है, और प्लेटलेट एक्टिवेट, जो प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, उसकी प्रेजेंस में प्लेटलेट एग्रीगेट होती है, यानी जुड़ती हैं, और फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग होता है। ये कौन सा स्टेप है? ये स्टेप है 2। कौन सा स्टेप है? स्टेप 2। उसके बाद में जो तीसरा स्टेप है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये है स्टेप 3। अभी तक हमने डिस्कशन किया था जो हीमोस्टेसिस है उसकी मैकेनिज्म के बारे में, कि कैसे कैसे हीमोस्टेसिस होती है। उसी का एक मेन स्टेप है जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। अब उसका डिस्कशन करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके दौरान हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें से लीक होने वाला जो ब्लड है, निकलने वाला जो ब्लड है, या हम कहें हेमरेज है, उसको रोका जाता है, या लॉस ऑफ ब्लड को रोका जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच स्टॉपेज ऑफ blood from injured area। ये क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो इंजर्ड एरिया है उससे
ब्लड की स्टॉपेज यानी ब्लड को रोका जाता है, ब्लड की लीकेज को रोका जाता है, जिसे हम हेमरेज भी कह सकते हैं। इस ब्लड क्लॉटिंग में जो मेन रोल है वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का। इस ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म में जो मेन रोल है वो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का, जो संख्या में 13 होते हैं और लिवर के द्वारा इनका सिंथेसिस होती है, लिवर के द्वारा इनको बनाया जाता है। इनके फॉर्मेशन में एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन के, वो अहम रोल निभाती है। अब हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं? 13। संख्या में कितने होते हैं वो? 13। कितने तरीके के होते हैं? 13 टाइप्स। जिसमें सबसे पहला है फिब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा है कैल्शियम, पांचवा है लेवाइल, छठवां है प्रेजेंस हैज नॉट प्रूव, यानी इसकी जो प्रेजेंस है वो अभी तक प्रूव नहीं हुई। नेक्स्ट है सातवां प्रेजेंस है नॉट प्रूव, यानी इसकी जो अभी तक प्रेजेंस है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके बाद में सातवां आता है स्टेबल फैक्टर, जिसको हम हीट स्टेबल फैक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आठवां एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन्थ है क्रिसमस फैक्टर। 10वां है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 10वां है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। अगला 11वां है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। 11वां क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। उसके बाद में 12वां है हेगीमैन फैक्टर। और 13वां है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इस तरीके से ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं हम दोबारा से एक बार इनको देख लेते हैं। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो कितने होते हैं? 13। संख्या में कितने होते हैं? 13। कौन कौन से? पहला फिब्रिनोजन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम, पांचवा लेवाइल, छठवां प्रेजेंस है नॉट बीन प्रूव, यानी नॉट डिफाइंड, इसकी अभी तक प्रेजेंस प्रूव नहीं हुई है। अगला है हीट स्टेबल फैक्टर या स्टेबल फैक्टर। नेक्स्ट है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नेक्स्ट क्रिसमस फैक्टर। 10वां है स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11वां प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। नेक्स्ट हेगीमैन फैक्टर एंड फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सभी जो फैक्टर्स हैं 13 फैक्टर्स सभी मिलके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग किस किस तरीके से होती है या कैसे ब्लड क्लॉटिंग हमारे बॉडी में होती है। जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हमारी बॉडी में 2 प्रोसेस या हम कहें 2 रास्तों से होती है, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। ये 2 रास्तों के थ्रू बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड का क्लॉट होना, जमना, वो किस तरीके से कंप्लीट होता है,
तो ब्लड क्लॉटिंग में बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? जिसमें सबसे पहली स्टेज है स्टेज फर्स्ट, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है? ये ऐसा एक्टिवेटर है जो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक हमारी ब्लड में पाए जाने वाला क्लॉटिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट है दूसरी स्टेज, जो दूसरी स्टेज है सेकंड स्टेज, उसमें क्या काम होता है? प्रोथ्रोम्बिन है, क्या काम होता है? प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। क्या काम होता है? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। नेक्स्ट जो तीसरी स्टेज है उसमें होता है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। जो फिब्रिनोजन है वो किस में बदलता है? फिब्रिन में। तो ये तीनों स्टेप्स किस किस तरीके से कंप्लीट होते हैं? ये 2 मैकेनिज्म या 2 पाथवे से कंप्लीट होते हैं, जिसमें सबसे पहला पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे और जो सेकंड पाथवे है वो है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे पे। तो इंट्रिंसिक पाथवे पे किसी भी एंडोथेलियल डैमेज होता है, जब भी किसी भी ब्लड वेसल में एंडोथेलियम मेम्ब्रेन डैमेज होती है, वहाँ पर कोलेजन फाइबर एक्सपोज होती है। इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में चोट लगी, तो चोट लगने की वजह से ये जो ब्लड वेसल है वो रप्चर हो गई। तो इस रप्चर्ड ब्लड वेसल में जो आसपास जो सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन सेल्स को? एंडोथेलियल सेल्स। इन एंडोथेलियल सेल्स का डैमेज हो जाता है इस रप्चर एरिया में। देखो नॉर्मल जो एरिया है उसमें एंडोथेलियम सेल्स हैं, लेकिन इस डैमेज एरिया में कोई भी एंडोथेलियल सेल नहीं है। ये जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके एब्सेंट होने की वजह से यहाँ जो सेकंड लेयर है हमारी एंडोथेलियम में, या हम कहें ब्लड वेसल्स में, वो कोलेजन फाइबर्स की होती है। किसकी होती है? कोलेजन फाइबर्स की। ये जो मैंने बनाई है ये क्या है? कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स। ये जो कोलेजन फाइबर्स है ये एक्सपोज होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लेटलेट्स हैं वो अधेर होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं, और ये सीरीज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हुआ? एंडोथेलियम डैमेज हुई, कोलेजन फाइबर एक्सपोज्ड हुए, जिससे हाई मॉलिक्यूलर काइनेनोजन, एक प्रोटीन है जिसका नाम है हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन, जो हमारे 12th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है। क्या करती है? 12th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करती है। ए मींस एक्टिवेशन। नेक्स्ट ये जो 12th एक्टिवेशन फैक्टर है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनेनोजन की ही प्रेजेंस में 11th जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको एक्टिवेट करता है। ये 11th क्लॉटिंग फैक्टर जो एक्टिवेट हुआ है ये कैल्शियम की उपस्थिति में नेक्स्ट 9th क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ साइकिल है। इस साइकिल के दौरान सीरीज से सभी क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। एक क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से जो कन्वर्जन है वो होता है। अब ये जो 9th क्लॉटिंग फैक्टर है जो एक्टिवेट हुआ है वो 7वें और कैल्शियम इन दोनों क्लॉटिंग फैक्टर की उपस्थिति में 10th को एक्टिवेट करता है। साथ ही यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसमें क्या होता है? टिश्यू ट्रोमा हुआ और टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड बनते हैं। और वहाँ पर 7वां जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्या करता है? 10th को 10th ए में, जैसा कि यहाँ पे हुआ था 10th को 10th ए में, ऐसे ही एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी 10th को 10th ए में यानी एक्टिवेट किया जाता है। फिर ये 10th क्लॉटिंग फैक्टर 5वें की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? 5वें क्लॉटिंग फैक्टर और कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। ये था स्टेप 1। क्या था ये? स्टेप 1, जिसमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है ये क्या करेगा? इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। दूसरी जो प्रोसेस है वो क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में बदला जाएगा। किसकी उपस्थिति में? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलेगा। क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदलेगा। तो तीसरा स्टेप क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। यही काम थ्रोम्बिन की उपस्थिति में होता है, जिससे ये फिब्रिन के जो क्लॉट हैं
उस डैमेज एरिया की ब्लड वेसल्स के चारों तरफ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर या हम कहें नेटवर्क बना लेते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स आकर के और जो अदर ब्लड सेल्स हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो आकर के इसमें अटैच हो जाती हैं और एक क्लॉट बन जाता है। तो ये था ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म, यानी ब्लड क्लॉटिंग किस किस तरीके से होता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें हमारी बॉडी से ब्लड लॉस को रोका जाता है। इसी के साथ में ये जो ब्लड क्लॉटिंग है, हीमोस्टेसिस है, खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच।